चलिए चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लाया हूँ और ये है भौतिक का हैशटैग 6 जो कि लहरों और ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का है, ये आप जानते ही। पहला सवाल है, एमसीक्यू करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट करवा रहे हैं तो फटाफट देंगे। पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल या सुरक्षा कवच प्रदान करती है? बताइए। पृथ्वी की सतह के ऊपरी ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल या सुरक्षा कवच प्रदान करती है? तो वो है परावैंगनी किरणें प्रदान करती है। क्या करती है? परावैंगनी किरणें प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न क्या है बता दीजिए। दूसरा प्रश्न है, जाली दस्तावेजों या नकली करेंसी का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस तरंग या किरण का उपयोग किया जाता है? जो जाली दस्तावेज या नकली करेंसी का पता लगाना हो तो मुख्य रूप से किस तरंग किरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका करेंगे? सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बात सत्य है गलत? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट। फेक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो होती है परावैंगनी किरणें। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग या तरंगों जैसे वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से सबसे उच्चतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी न्यूनतम या सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली जो किरण है कौन सी है? तो वो है गामा किरण। गामा किरण जो है उसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। सबसे ज्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। चलिए चौथे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न है कि चमगादड़ रात के अंधेरे में भी उड़ते समय अपने मार्ग की बाधाओं को समझ सकता है और उनका पता लगा सकता है क्योंकि वे पैदा करते हैं। तो क्या पैदा करते हैं बताइएगा? तो ये पारस्व तरंग पैदा करते हैं। तो पारस्व ध्वनि तरंग बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे वो पैदा करते हैं। आगे चलेंगे और बात करेंगे पांचवें प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, टेलीविजन के ऑडियो सिग्नल निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित या किस प्रकार के होते हैं? तो टेलीविजन के ऑडियो सिग्नल निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित या किस प्रकार के होते हैं बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो वह है पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति संग्राहक। आवृत्ति संग्राहक के रूप में जानते हैं। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित करती है? बताइए। वायुमंडल जो पृथ्वी के जो वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिसमें रेडियो तरंगों को वेव को वापस पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित करती है, बदलती है, उसका बताएंगे। तो उसे हम किस रूप में कहेंगे? समताप कहेंगे? क्या कहेंगे? हम जानना चाहते हैं। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं आयन मंडल। आयन मंडल को हम लोनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और समताप को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर किसे बोलते हैं? क्षोमंडल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सातवें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लाल प्रकाश का प्रयोग जो है आपातकालीन या खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? बताइएगा। लाल प्रकाश जो रेड लाइट उसका हम इमरजेंसी या कोई खतरे का संकेत देने के लिए क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और सबसे कम बिखरती है। एकदम बिखरेगी नहीं, सीमित रहेगी और वो आपको अच्छा से तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, याद रखिएगा। तो सातवें प्रश्न का जो है ये आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। और याद रखिएगा कोई भी आपको अगर इसका पीडीएफ जो है टोटल 1000 करके आपको भेज दिया जाएगा। किस पे? आपको नन अकाडमी के टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सएप पे भी आपको जो है लिंक भेज दिया जाता है। आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी चीज कि मैं बता दूं कि ये जो भी है आपको स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, आप जाके देख सकते हैं। आठवें प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह संचार जो होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होते हैं, के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है बता दीजिए। तो हम बताएंगे माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
चलिए 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न है एक लेजर, जैसे नियॉन लेजर कहते हैं, में सभी परमाणु कैसे प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं? तो एक लेजर में सभी परमाणु कैसे प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे समान आयाम की बात करेंगे। ठीक है, समान रूप से जो आयाम आयाम होता है, एम्पलीट्यूड बोल दीजिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा समान आवृत्ति, समान फ्रीक्वेंसी, समान चरण जो फेस होते हैं, ये उपरोक्त में से सभी होंगे। मतलब कि बी ही सही नहीं होगा, ए सी डी सब होंगे। एक लेजर में तीनों प्रकार के होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी, आयाम भी और चरण भी होते हैं। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है कि रेडियो प्रसारण के संबंध में एम का पूर्ण रूप जो है फुल फॉर्म क्या है? बताइए, फुल फॉर्म क्या है बता दीजिए। तो आयाम अधिमिश्रण है। आयाम अधिमिश्रण को क्या कहते हैं बता दीजिए। तो एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। एम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन नहीं होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब एम्पलीट्यूड मतलब होता है आयाम, अधिमिश्रण मतलब होता है मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा। आगे 11वां प्रश्न है, ध्वनि तरंग के संपीड़न ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ध्वनि के साथ साथ दबाव भी होता है। तो ध्वनि तरंग के संपीड़न ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ध्वनि के साथ साथ दबाव भी होता है। बताइएगा, ध्वनि तरंग के संपीड़न की बात करेंगे, एक साथ ही दबाव भी अधिक होता है, मतलब कि अधिक यहाँ पे सही होगा, मतलब दबाव भी अधिक होगा। अगर घनत्व के साथ साथ अगर प्रेशर है तो अधिक होगा। ठीक है, कोई भी ध्वनि तरंग में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं या कंप्रिहेंशन रूप से गुजर रहा है, या आप उसे कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, कंप्रेशन बोला जाता है संपीड़न को। चलिए 12वां प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? बताइए, 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाएगी? इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, शब्द ध्वनि कहलाती है। क्या कहते हैं? शब्द ध्वनि। ठीक है, चलिए, सिर्फ श्रव्य मतलब ऑडिबल है, मतलब आप सुन सकते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि हवा में 0.3 एम की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ उत्पन्न होता है, वेवलेंथ उत्पन्न होता है या होती है, और यह 300 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करती है। तो यह एक क्या होगी? यह क्या होगी बताइए। 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य से उत्पन्न हो रहा है और यह 300 मीटर सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम श्रव्य जो है तरंग दैर्ध्य में रखेंगे, श्रव्य में रखेंगे, ऑडिबल वेव में रखेंगे। चलिए बात करते हैं 14वां प्रश्न है पारस्व तरंगों या पारस्व तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव कि आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है आमतौर पर कितनी होती है? बताइएगा। पारस्व तरंग का, श्रव्य का तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हम टिक लगा दिए, लेकिन जिसका बता दीजिए पारस्व तरंग, तो हम जानते हैं 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज कहाँ है बता दीजिए। तो 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक से अधिक, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर है तभी होगा, अन्यथा नहीं, वो परस्पर तरंग में आता है। अगर आपसे पूछ रहे 15वां, डी ब्रोगली तरंगे, डी ब्रोगली वेव किस प्रकार के तरंगे होती है? बताइए, डी ब्रोगली तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्लीज कमेंट कीजिए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। बताएंगे 15वां प्रश्न का। तो जैसे ही डी ब्रोगली आएगा मतलब द्रव तरंगे आएगा, ठीक है, मैटर वेव बोल दीजिए। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनी और अवरक्त तरंगे ये सभी किस प्रकार की श्रेणी में शामिल है? बताइए। दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनी और अवरक्त तरंगे ये सभी किस प्रकार की श्रेणी में शामिल है? बता दीजिए। तो किस प्रकार के श्रेणी में शामिल होंगे? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग में शामिल होंगे। क्या होंगे? विद्युत चुंबकीय, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शामिल होंगे। अब बात करते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है वे तरंगे जो निर्वात वैक्यूम में भी फैला या यात्रा करती है, फैल या यात्रा कर सकती है,
क्या कहलाती है? वे तरंगे जो निर्वात वैक्यूम में भी यात्रा करती है या गुजरती है, तो उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। बी आंसर होगा। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग होंगे। क्या ये बात सत्य है? नहीं। बात यहाँ सत्य ये होगा इसका ऑप्शन के हिसाब से कि वे व्यक्तिकरण जिसे इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोल दीजिए, और विवर्तन जिसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं या डिफ्रैक्शन बोल दीजिए, डिफ्रैक्शन बोल दीजिए, नहीं दिखती है। तो व्यक्तिकरण और विवर्तन नहीं दिखे तो समझ जाइए ये हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। अगर नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि मूल्य तालिका के अनुसार अगर हम देखें पॉइंट के हिसाब से, मूल्य तालिका मतलब वही पॉइंट के हिसाब से, यह जो है इनका गलत गुण है, क्योंकि वे ये गुण प्रदर्शित करती है। मतलब कि व्यक्तिकरण और विवर्तन नहीं दिखती है, यही हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है। नहीं तो परिवर्तन अपवर्तन दिखाती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है, निर्वात में प्रकाश की गति से जो है चलती है, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग का है। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन इन गैजेट्स के अंदर जो है बताइए सन्निहित किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो वॉशिंग मशीन हो या माइक्रोवेव ओवन, इन गैजेट के अंदर सन्निहित किसके द्वारा संचालित होती है? बताइए किसके द्वारा होगा? 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा होगा। चलिए 20वां प्रश्न है, ध्वनि किसके एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करता है? तो ध्वनि जो है किसका एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करता है? बताइए। तो वेवलेंथ सही होगा क्या? नहीं। अगर मान लीजिए ध्वनि साउंड अगर किसी रूप में आपको है, आपके कान को सुनने के अनुभव करवा रहा है, अनुभूति करवा रहा है, तो वो एनर्जी के कारण हो रहा है, ऊर्जा के कारण हो रहा है। 21 सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन की खोज और समझ किस वैज्ञानिक की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है? बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज या समझ किस वैज्ञानिक की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है? प्लीज कमेंट करिए। 21 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये है फैराडे और हेनरी, फैराडे और हेनरी दोनों ने किए थे। 22 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आवृत्ति जो होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे एफएम बोलते हैं, जैसे एएम को भी हम लोग, एम अलग है, पीएम अलग है, एफएम अलग है, तो एफएम का हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक निश्चित या पाया जाता है। तो इसमें क्या निश्चित पाया जाता है ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो इसमें निश्चित आवृत्ति पाया जाता है, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पाया जाता है, निश्चित आवृत्ति को ही फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 23 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि प्रति सेकंड दोलनों या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड जो दोलन हो रहा है या कंपन हो रहा है उस संख्या को क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाए तो हम उसे फ्रिक्वेंसी कहेंगे, कौन नहीं जानता, आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, आवर्तकाल अलग है, आवृत्ति अलग है। बात करते हैं 24, ध्वनि जो है ध्वनि जो है कि किस विशेषता या गुण को हर्ट्ज में पाया जाता है, मतलब मापा जाता है। तो ध्वनि की किस विशेषता या गुण को हर्ट्ज में मापते हैं, हमें जानना है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे ध्वनि की आवृत्ति में मापते हैं, ध्वनि की आवृत्ति में मापते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 25 सवाल है कि एक टेलीविजन चैनल की विशेषता मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बता दीजिए। एक टेलीविजन चैनल की विशेषता अगर मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है प्रेषित संकेत द्वारा, ट्रांसमिटेड सिग्नल द्वारा, ठीक है, उसकी आवृत्ति द्वारा होता है। चलिए 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसी अनुप्रस्थ तरंग में लगातार दो शिखरों या लगातार दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो अगर अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसेवर वेव जिसे बोलते हैं, और दो शिखर हैं जिसे क्रिस्टस बोलते हैं, क्रिस्टस, और लगातार दो गर्त है
मतलब गर्तों में है। तो हमें बताइए कि उसके बीच की दूरी क्या होता है, शिखर और गर्त के बीच? बताइए। तो इसमें तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का भूमिका होता है, वेवलेंथ। नोट करने वाली बात है, तो हम अगर जिस पुस्तक से बनाए हूँ, ब्लैक बुक के पुस्तक से, उस पुस्तक में थोड़ा डिटेल की बात करता है, तो इसमें लिखा है कि शिखा मतलब शिखरों और क्रामगत गर्त जो होते हैं, ठीक है, लगातार जो गर्त है, के बीच की दूरी जो है वेवलेंथ का आधा के संदर्भ में अधूरा वाक़ुफ़ हो सकता है, अधूरा बताया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, ठीक है? याद रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसे सही मानेंगे। चलिए 27 सवाल है। आत्मन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आत्मन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मन का वास्तविक अर्थ क्या है? बता दीजिए। तो आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण है। चलिए 28 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एक प्रवर्धक में ऋणात्मक प्रतिक्रिया जो है क्या कार्य करती है? तो क्या कार्य करती है? नेगेटिव फीडबैक जो होते हैं उसमें क्या कार्य करता है, यही आपसे पूछ रहा है। एम्पलीफायर होते हैं ना, फायर में ऋणात्मक जो होते हैं, नेगेटिविटी फीडबैक जिसे बोलते हैं, क्या कार्य करेगी? तो वो करेगी बैंड विड्थ, क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ बढ़ती है और शोर कम करती है, मतलब नॉइज कम करती है। बैंड विड्थ बढ़ती है, जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बढ़ता है, ठीक है। जैसे माइक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, बैंड विड्थ बोलते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ बढ़ता है। चलिए 29, 29 है, परावैंगनी किरणों की ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावी या ज्यादा होती है? बताइएगा। परावैंगनी किरणों की ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावी या ज्यादा होती है? तो अवरक्त विकिरण से होती है, अवरक्त विकिरण से होती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तीसवा प्रश्न क्या है? तीसवा प्रश्न है, एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति किस रूप में दिखाई या उत्सर्जित होती है? एक फिलामेंट प्रकार में या प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति किस रूप में दिखाई या उत्सर्जित होती है, हम जानना चाहते हैं। बताइए। तो वो है अवरक्त किरणें, वह है अवरक्त किरणों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। 31 सवाल है कि सेंसिंग रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज, फिर से सुनिए, रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस में निम्नलिखित में से किसका स्रोत होता है या उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं रिमोट में? डायरेक्ट सवाल ही यही है। तो हम बताएंगे अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरण होते हैं। 33 सवाल है कि टीवी रिमोट कंट्रोल मुख्य रूप से किस तरंग के सिद्धांत पर काम करता है? टीवी रिमोट कंट्रोल मुख्य रूप से किस तरंग के सिद्धांत पर कार्य करेगा, हम जानना चाहते हैं, तो बता दीजिए। तो हम अच्छे से जानते हैं अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। चलिए 34 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे उष्मा तरंग हीट वेव के रूप में जाना जाता है या हीट वेव के रूप में जानते हैं? बताइए किसे जानते हैं? तो अवरक्त तरंग को ही जानेंगे, ये अब जानते हैं। अवरक्त तरंग को ही इन्फ्रारेड वेव बोलते हैं, इंफ्रा वेव भी बोलते हैं। चलिए 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो अपश्रव कहते हैं, अपश्रव तरंगे कहते हैं, इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा 36वां प्रश्न, किन तरंगों के संचरण के लिए जो है, संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की या किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसी भी प्रकार की जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो बताएंगे प्रकाश तरंग की जरूरत नहीं है। प्रकाश तरंग को क्या जरूरत है भाई, है ना, ऐसे याद रखिएगा। 37 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवीयकृत, मतलब ध्रुव मतलब पोल, याद रखिए, तो ध्रुवीयकृत हो सकती है।
बताइए ध्रुवीकृत हो सकती है, बता देंगे 37 का, तो हम बताएंगे प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 सवाल आपके स्क्रीन पर है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन की तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ समान है, तो जो न्यूटन के यांत्रिकी है के अनुसार उनका भी क्या होगा, समान होगा। तो कैसा समान होगा बताइए, किस रूप में हम बराबर समझेंगे? तो रेखीय संवेग के रूप में होगा, क्योंकि न्यूटन है और रेखीय संवेग ऑप्शन में है, तो लगा दीजिए। चलिए 39 सवाल आपके स्क्रीन पर है, एक खाली जगह है। माध्यम के तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक किस माध्यम के तरंग या कण जो होते हैं, तरंग प्रसार की दिशा में समानांतर पैरेलल दिशा में कंपन करते हैं, समान रूप से पैरेलल करते हैं, ठीक है, समानांतर दिशा में कंपन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कौन से माध्यम कहेंगे? बता दीजिए। तो अनुदैर्ध्य माध्यम कहेंगे। एक अनुदैर्ध्य माध्यम के तरंग प्रसार की दिशा में समानांतर काम करता है और डायरेक्शन में कंपन करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ध्वनि तरंगे वास्तविक रूप से किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है वास्तविक रूप से किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे भी आप बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है। 41वां प्रश्न क्या है सुनिए। 41वां प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एमआरआई मशीन मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एमआरआई मशीन के मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है हम जानेंगे। तो चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। 42 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रडार सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है हम जानना चाहते हैं। तो माइक्रो तरंगे होती है, माइक्रोवेव होता है, ऑप्शन नंबर बी जो सही है। चलिए आगे चलेंगे। 43 सवाल की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे कम ऊर्जा वाली विकिरण ऊर्जा रेडिएशन एनर्जी कौन सी होती है? निम्नलिखित में से सबसे कम ऊर्जा वाली विकिरण ऊर्जा कौन सी होती है, रेडिएशन एनर्जी कौन सी होती है हम जानना चाहते हैं। आप बता सकते हैं तो बताइए। तो हम उसे माइक्रोवेव विकिरण बोलते हैं, उसे हम माइक्रोवेव विकिरण बोलते हैं। चलिए 44 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाले ओवन में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है अगर आपसे पूछे तो आप जवाब क्या दीजिएगा? तो माइक्रोवेव का दीजिएगा, माइक्रोवेव ही कहिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 45 सवाल है कि एक्स-रे निम्नलिखित में से किस प्रकार के कणों या तरंगों की श्रेणी में आता है? एक्स-रे किसमें आएगा? तो उदासीन कण में हम रखते हैं इसे, उदासीन तरंगे, उदासीन कण, याद रखिएगा, जिसे हम न्यूट्रल कह सकते हैं। चलिए 46 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भौतिकी और चिकित्सा विज्ञान में क्या लिखा है? ऑस्केरियन प्रभाव, ऑस्केरियन प्रभाव है ये, ऑस्केरियन प्रभाव लिखा हुआ है ना, ऑस्केरियन इफेक्ट शब्द जो है किस विज्ञान के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो किस विज्ञान के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? प्लीज कमेंट करेंगे और बताइएगा। तो भौतिक विज्ञान से संबंधित है, हम जानते हैं। चलिए फिजिक्स साइंस। 47 सवाल है, जिस माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है उसमें कणों का अधिक घनत्व क्या बनाता है? इसके विपरीत कम घनत्व विरलन विरलन जो है बनाता है। तो कम घनत्व विरलन बनाता है, लेकिन उसमें कणों का जो है अधिक घनत्व क्या बनाता है अगर ध्वनि यात्रा करता है तब? तो जिस माध्यम से करता है बताइए, इसका आंसर का जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं और आप अच्छे से जानते हैं। 47 का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी दबाव, प्रेशर, है ना। चलिए 48 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 48 है, आपके पास से गुजरती हुई पुलिस का कार या एम्बुलेंस की गति मापने के लिए पुलिस अधिकारी उस पर कौन सी चमकदार तरंगे मारता है? बताइए।
अगर आपके पास से गुजरती हुई पुलिस का कार या एम्बुलेंस की गति मापना है, तो पुलिस जो है, अधिकारी जो होता है, उस पर कौन-सी चमकदार तरंगे मारता है, जिससे पता चले? बताइए। तो रेडियो तरंग मारता है, रेडियो तरंग, समझ गए? चलिए, 49 सवाल। किसी वस्तु से बिना शारीरिक संपर्क या दूरी से ही उसके बारे में जानकारी एकत्र करने की आधुनिक तकनीकी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु से बिना शारीरिक संपर्क के या दूरी से उसके बारे में जानकारी जमा करना कौन सी आधुनिक तकनीकी का रूप है, या कौन है जिसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी का एक रूप है? बताइए। तो हम बताएंगे सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग कहते हैं, रिमोट को ही कहते हैं, है ना? चलिए, 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न है, संचार व्यवस्था में बहु प्रसारण, मल्टीकास्टिंग जिसे बोलते हैं, का क्या अर्थ है? बताइए, मल्टीकास्टिंग का क्या अर्थ होता है? तो हम बताएंगे स्टेशनों के समूह को एक फ्रेम भेजना, उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। स्टेशनों के समूह को एक फ्रेम भेजना, ये एक तरह से बहुप्रसारण का अर्थ है। चलिए, 51 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हम लघु तरंगे प्रसारणों, शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन बोलिए, को दीर्घ तरंग प्रसारण की तुलना में बेहतर और लंबी दूरी तक क्यों सुन पाते हैं? तो लघु तरंग प्रसारण को दीर्घ तरंग प्रसारण की तुलना में हम बेहतर सुन पाते हैं या लंबी दूरी तक सुनते हैं, क्यों? तो लंबी तरंगों की तुलना में छोटी, मतलब लघु तरंगें अधिक ऊर्जावान होती है। तो याद रखिएगा, आप अपने शरीर से भी याद कर सकते हैं। कैसे? छोटी आंत क्या है? बोला गया है छोटी आंत, काम सबसे ज्यादा छोटी आंत का होता है। और बड़ी आंत का क्या काम है? कुछ नहीं। उसी तरह इसमें भी जितने भी चीज आपको दिख रहा है, लंबी तरंग जो आपका लघु तरंग के रूप में जानते हैं, वो ज्यादा ऊर्जावान है लंबी तरंग के हिसाब से। तो आपको बड़ा बनना नहीं है, आपको अपने आप को छोटा ही रखना है, तभी तो बड़ा धमाका करिएगा, है ना? बस पॉजिटिव रहिए, सब होगा। 52 सवाल है, भौतिकी की प्रयोगशाला में एक निश्चित संकेत की तरंग का अध्ययन करके, मतलब अध्ययन करके, या अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है, या अध्ययन करके जो हम कर सकते हैं वो कौन है, या किस रूप में? सवाल को आप किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, या हम जो लिखा है वही बता देता हूँ कि भौतिकी के प्रयोगशाला में एक निश्चित संकेत की तरंग है, सिंबल है, का अध्ययन जो है किसके द्वारा हम करेंगे? बताइए, जानना चाहते हैं? तो उसे कैथोड कैथोड रे दोलनदर्शी कहते हैं, कैथोड रे दोलनदर्शी कहेंगे। चलिए, 53 सवाल है आपके स्क्रीन पर है। 53 है कि कंपन स्ट्रिंग के नियम का प्रयोगात्मक अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कंपन स्ट्रिंग के नियम के अनुसार बताइए। तो कंपन स्ट्रिंग के नियम का प्रयोगात्मक जो अध्ययन होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनोमीटर कहते हैं। मतलब बाहरी जो मनुष्य होते हैं, उनकी श्रवण शक्ति नापने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसे हम सोनोमीटर भी बोलते हैं। 54 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात वैक्यूम के माध्यम से संचरित या संचारित नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं किया जा सकता बता दीजिए? तो ध्वनि को नहीं किया जा सकता। प्रकाश को आप कर सकते हैं वैक्यूम द्वारा, लेकिन ध्वनि को नहीं कर सकते हैं, है ना? चलिए, और भी बातें करें। 55 प्रश्न आ चुके हैं। 55 प्रश्न क्या है कि किसी भी तरंग की आवृत्ति मुख्य रूप से किसके समानुपाती होती है? बताइए, किसके समानुपाती होती है? तो हम बताएंगे, किसी भी तरंग की आवृत्ति मुख्य रूप से किसके समानुपाती होती है? ये हम अगर पूछें तो आयाम वर्ग का होता है। आयाम आयाम का वर्ग के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, 56 सवाल की बात करें, चमगादड़ रात के घने अंधेरे में भी बिना टकराए आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि बताइए, चमगादड़ रात के घने अंधेरे में भी बिना टकराए आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि वे पारस्वरिक ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करते हैं, जो बाधाओं से टकराकर वापस आती है। चलिए, 57 सवाल की बात करेंगे। एक अनुप्रस्थ तरंग के एक अनुप्रस्थ तरंग में, ट्रांससीवर वेव में, माध्यम के तरंग कण जो होते हैं तरंग प्रसार की दिशा में कैसे कंपन करते हैं? एक अनुप्रस्थ तरंग
में जो है माध्यम के तरंग कण तरंग प्रसार की दिशा में कैसे कंपन करते हैं? आपसे अगर पूछे तो जवाब क्या दीजिएगा बताइए? तो उसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं। उसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं। लेकिन 57 का जवाब है कि अनुप्रस्थ तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे है कहाँ? बताइए। तो अनुप्रस्थ कहते हैं लंबवत दिशा में। अनुप्रस्थ तरंग को कण लंबवत गति करते हैं। तो लंबवत दिशा अगर आपके पास है तो अनुप्रस्थ का ही एक रूप है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में कण लंबवत गति करते हैं, तो लंबवत दिशा सही होगा। चलिए 58 सवाल आपके स्क्रीन पर है। सूर्य का प्रकाश या बल्ब से निकलने वाला सामान्य प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है? बता दीजिए। तो सूर्य का प्रकाश या बल्ब से निकलने वाला सामान्य प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? बता देंगे तो अनुप्रस्थ है। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंग है। 59 की बात करेंगे। 59 है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो तालाब के जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी होती है? तो तालाब के जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी होती है? अगर आपसे पूछे तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बता देते हैं। 60वां प्रश्न क्या है? मैं जानता हूं। स्थिर तरंग या अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव का निर्माण जो है किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होता है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली समान आवृत्ति की दो तरंगों के मिलन से होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं। 61 सवाल है आपके स्क्रीन पर है। चिकित्सा विज्ञान में गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में शिशु के विकास की जांच के लिए आमतौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, है ना? चलिए 40 को प्रश्न और बचा है, जिसमें 62 सवाल आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग का ध्रुवीयकरण, जिसे पोलराइजेशन बोलते हैं, नहीं किया जा सकता है? ध्रुवीयकरण नहीं किया जा सकता है, तो वो है हमारा पारस्व तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग भी आप इसे बोल सकते हैं। पारस्व तरंग या अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग भी बोल सकते हैं। 63 सवाल है कि निम्नलिखित में से अगर सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित ने पढ़ लिया पहले, तो आप याद रखिएगा कि 63 की बात करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सोनोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें जो है होती है? तो हम बताएंगे भाई, ये पराश्र तरंगें होती है। इंफ्रा इंफ्रा होता है ना, इंफ्रा नहीं होता, अवरक्त तरंगे नहीं होता, पराश्र तरंगे होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। 64 सवाल। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में संचारित नहीं हो सकती या फैल सकती, मतलब फैल नहीं सकती है? बताइए। तो वो कौन है? तो वो है पारस्व तरंग। वो है पारस्व तरंग जो कि निर्वात में नहीं जाता है। चलिए 65 सवाल है कि 20,000 हार्टेज की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से ऊपर की ध्वनि को क्या कहा जाता है? बताइए। 20,000 जो हार्टेज से ऊपर अगर है तो हम बता देंगे वो है पारस्व तरंग। वो है पारस्व सॉरी ऑप्शन नंबर सी पारस्व तरंग अल्ट्रासोनिक। चलिए 66 बात करते हैं। 66 प्रश्न है। 66 प्रश्न क्या है बता दीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की जो है लाइमैन श्रृंखला लाइमैन सीरीज विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में स्थित होता है? बताइए। मतलब आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइकेन श्रृंखला विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो हम बताएंगे परावैग्नी में होता है, अल्ट्रावायलेट में होता है। तो परावैग्नी क्षेत्र बोल दीजिए, एरिया बोल दीजिए। अगर मान लीजिए 67 की बात करेंगे, सूर्य ग्रहण जो होता है को नग्न आंखों से देखना क्यों खतरनाक माना जाता है? सूर्य ग्रहण को अगर नग्न आंख से देखेंगे, बिना चश्मे के देखेंगे, तो समझिए खतरनाक होने का कारण है। तो इसका कारण क्या है बता दीजिए? तो है सूर्य से आने वाली परावैग्निक किरण, यूवी विकिरण हमारी रेटिना को जला देती है। चलिए 68 सवाल की बात करें। अनुदैर्ध्य जो तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा या संचरण नहीं कर सकती है? अनुदैर्ध्य तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा या संचरण नहीं कर सकती है? बता दीजिए। 68 का जवाब दीजिए।
हम जानना चाहते हैं, तो इसका जवाब है निर्वात, वैक्यूम। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ओहो, यहाँ पे एडिट थोड़ा सा नहीं हो पाया, इसको हटा दीजिए। यहाँ से सुनिए 69, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है? बताइए, सबसे कम होती है। तो ये हमारा दृश्यमान प्रकाश का कम होता है। तो दृश्यमान लाल प्रकाश, बोलिए, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी और आवृत्ति सबसे कम होती है। तो आवृत्ति पूछ रहा है ना जी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है सबसे कम किसकी है, तो लाल की। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कमेंट कर सकते हैं आप। और तरंगदैर्घ्य अगर सबसे लंबी पूछता तो हम बताते लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछता तो किसका जवाब देते, प्लीज कमेंट कीजिए। 70 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। 30 प्रश्न फिर उसके बाद बचेंगे। 30 प्रश्न ही नहीं बचेंगे, ज्यादा बचेंगे, क्योंकि 120 प्रश्न है। 70 प्रश्न है, संक्रमण आयन मुख्य रूप से प्रकाश को किस क्षेत्र में अवशोषित करते हैं? बताइए, मतलब संक्रमण आयन जो होते हैं मुख्य रूप से प्रकाश को किस क्षेत्र में अवशोषित करेंगे? बताएंगे, तो दृश्य क्षेत्र में अवशोषित करेंगे, विजुअल क्षेत्र में करेंगे, विजुअल रीजन, बोलिए। 71 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 71 क्या है, सुनिए। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरणों को बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ के क्रम में सही व्यवस्थित करें, सही रूप से बताना है, वेवलेंथ के रूप में बताइए, है ना। तो सही रूप में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे तो एक्स-रे होगा, फिर दृश्यमान जो लाल प्रकाश वाली बात होती है, अवरक्त जो है, और माइक्रोवेव, यही शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब आप इसे एक्स-रे, दृश्यमान, अवरक्त, वेव, ये सब जो है आप याद रखिएगा। माइक्रोवेव, है ना, ये सब होते हैं। और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो बढ़ते क्रम में है, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य का क्रम दर्शाया गया है बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। 72 सवाल है। वैज्ञानिकों ने जो है केवल 43 एटोसेकंड 43 एटोसेकंड की अवधि के साथ दुनिया की सबसे छोटी लेजर पल्स बनाई है। तो सबसे छोटी लेजर पल्स कौन सा बनाया है, बता दीजिए। 72 का सवाल का जवाब दीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं, एक्स-रे, एक्स-रे है जी। हाँ, 73 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 73 है, हाँ, काट दीजिए। 73 है कि किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो है 10 पे पावर -11 से लेके 10 पे पावर -8 मीटर की सीमा में होती है। तो वो है एक्स-रे, ऑप्शन नंबर सी, एक्स-रे। चलिए 74 की बात करते हैं। चलिए 74 सवाल की बात करते हैं। 74 सवाल की बात करेंगे। यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड 10 दोलन करती है, तो किलो हार्टेज, जिसे KHZ बोलते हैं, किलो हार्टेज में उसकी आवृत्ति जो है कितनी होगी? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? प्लीज कमेंट करेंगे, बताइए। 74 का जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं। 74 का जवाब देंगे आप अच्छे से, तो 0.01 हार्टेज होंगे, और क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। आगे चलिएगा, 75 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। और 75 है कि दो तरंगे प्रत्येक आयाम 1.5 मिमी तथा आवृत्ति 10 हार्टेज 10 हार्टेज अब 20 मिमी सेकंड की गति से या गति के साथ विपरीत दिशा में यात्रा करती है, मतलब उल्टा दिशा में यात्रा करती है। तो समीपवर्ती जो नोड्स हैं, नोड्स जिसे बोलते हैं, के बीच की मिमी में दूरी क्या होगी? मतलब जो समीप में जो नोड्स होते हैं उसके बीच की मिमी में बताना है दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर 1 मिमी होगा। 76, एक प्रगामी तरंग में जो है 180 डिग्री रेडियन है, 80 डिग्री या रेडियन बोलिए, कि कलांतर जो होते हैं, फेस डिफरेंस जिसे बोलते हैं, वाले दो बिंदुओं के बीच की कला स्थित कैसी होगी? बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच
कि कला स्थिति जो होती है कैसी होगी, बता दीजिए, क्या होती है? बता देंगे? 76 का जवाब दीजिए। विपरीत है, विपरीत कला में होगा, याद रखिएगा। 77 सवाल आ गया कि 3 सेमी माइक्रोवेव के दोलन की अवधि जो होता है या आवर्तकाल सेकंड में कितना होगा? सेकंड में कितना हो जाएगा, बता दीजिए। अगर माइक्रोवेव की दोलन है, ठीक है, 3 से भी माइक्रोवेव की दोलन है, उसकी अवधि है या आवर्तकाल देखिए जो कि सेकंड में है, तो कितना होगा बता दीजिए। तो इसका कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, अगर 3 सेकंड में है तो आप इसे 1 गुने 10 पे पावर -10 कर सकते हैं, जो कि आपका ये है, ठीक है? आप गुना कर दीजिए सेकंड में। चलिए 78 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा जो ऑडिबल रेंज जो होता है कितना होता है? ऑडिबल रेंज, सुनने की शक्ति। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए 79 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यदि दो बिंदुओं के बीच का चलन अंतर, फेस डिफरेंस 120 डिग्री है और आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, तो वेग जो है 360 मीटर सेकंड है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो पथ अंतर है, पथ डिफरेंस है, कितना होगा? बता दीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपका 24 से भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे ऐसा ही लगाएंगे, लेकिन कैसे होगा तो देख लीजिए। रेडियन की बात करेंगे तो रेडियन जो होता है, रेडियन बराबर आप कर दीजिए 360 बटा 50, 500 से भागा दीजिए, तो 500 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.72 आएगा, या देखिए मीटर में आ जाएगा, अगर मीटर में हो गया। दूसरी चीज और क्या करना है आपको कि पथ अंतर पूछ रहा है, तो पथ अंतर होता है रेडियन बटा हो जाएगा, आगे तो आप याद रखिएगा 0.72 मीटर आ जाएगा, जो कि सेमी में पूछेगा तो 72 सेमी बता देना है, क्योंकि सेमी बताना है, ठीक है? 100 से भागा दे दीजिए, है ना, ऐसे करके। मान लीजिए मेरा रेडियन कितना निकला था? 72 सेमी निकला था, ठीक है? अब हमको निकालना क्या है? रेडियन बटा 360 गुने कलांतर निकालना है, क्योंकि पथ अंतर निकालना है। तो आपका कैसे हो जाएगा देखिए, रेडियन कितना है हमारा? 72, 360 से भागा दीजिए, गुना कलांतर कितना था? जो हमारा 120 डिग्री है, चलन अंतर जिसे बोलते हैं, फेज डिफरेंस जिसे बोल रहे हैं, 120 है। अब भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 72 को 72 को काटिएगा 3 से तो 24 आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा, है ना? ये था। चलिए 800। पूर्ण अंतर दृष्टिकारी कि इनपुट आवृत्ति यदि n हो तो आउटपुट आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बता दीजिए। तो 2n होगा, सी होगा। चलिए 81 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव आंखों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम की तरह जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, की सीमा होती है, तो कितनी होती है सीमा? बता दीजिए। 81 तो 39,000 से लेके 76,000, याद रखिए। एंगस्ट्रॉन्ग में इंडिकेट किया जाता है, याद रखिएगा, ए से इंडिकेट करते हैं हम लोग। चलिए 82 सवाल है, दुनिया के सबसे छोटे एक्सरे रे जो एक्सरे लेजर होता है की अवधि कितना है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक बनाया गया है? बताइए। तो 43 एटो सेकंड है, कितना है? 43 एटो सेकंड, 43। चलिए 83 सवाल है, यदि दो तरंगों की आवृत्ति का अनुपात अगर देखा जाए तो 25 और 9 है, या देखिएगा उसके आयाम की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड के रूप में अनुपात अगर पूछे तो क्या होगा? बता दीजिए। तो कुछ नहीं, इसका वो कर दीजिए, काट दीजिए, 5 और 3 ऐसे रेशियो निकालिए, 5-3 के रेशियो निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है। और भी सूत्र बहुत सारे होते हैं, मतलब कि रूट में करना है, 25 हो गया, 9 हो गया, उसका रूट में करिएगा तो 5 और 3 हो जाएगा, है ना? चलिए 84 सवाल है, किसी अप्रगामी तरंग में जो नोड होते हैं और समीपवर्ती एंटी नोड के बीच की दूरी जो है 30 सेमी है, तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, बताइए कैसा होता है, वेवलेंथ कैसा होता है, बताइए। बताएंगे? 84 का जवाब दीजिए। तो 120 सेमी होगा, जो कि हम पढ़े थे अभी, वेवलेंथ के हिसाब से 30 के हिसाब से पढ़िए, ऐसे 4 गुने 30 कर दीजिएगा तो आ जाएगा, है ना?
न्यूटन दूरी रेडियन का पता है? ऐसे। अच्छा ठीक। चलिए 85 है, मनुष्य द्वारा ध्वनि की समान और अधिकतम सहनशीलता की सीमा जो है कितनी मानी जाती है? कितनी मानी गई है बताइए? 85 का जवाब दीजिए। तो 60 डेसिबल से लेके 80 डेसिबल तक की, ज़्यादा नहीं, 60 से 80 डेसिबल। आगे बात करेंगे, 86 सवाल है कि ध्वनि पिच जो होता है या तारत्व जिसे बोलते हैं, मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है या किसके द्वारा निर्धारित होती है, बता दीजिए? तो आवृत्ति द्वारा होता है, फ्रीक्वेंसी द्वारा होता है। चलिए 87 सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए मूल ध्वनि या परावर्ती ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? समय अंतराल कितना होना चाहिए बताइए? तो 0.1 सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 88 सवाल है, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस जो होता है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, बता दीजिए? तो आयाम पर, याद रखिएगा, ध्वनि के अंतर का आयाम पर होता है, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं। 89 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि समुद्र की गहराई मापने या जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने वाला उपकरण सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? सोनार जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, अगर आप बता दें तो अच्छा लगेगा। तो प्रतिध्वनि, याद रखिएगा, प्रतिध्वनि पर है। चलिए इको। 90 प्रश्न है, नम हवा जिसे आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक क्यों होता है? अधिक क्यों होता है, बता सकते हैं? 90 प्रश्न का जवाब दीजिए। क्योंकि नम हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है, डेंसिटी से कम होता है। चलिए 91 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि जिसे इको बोलते हैं, सुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी होती है? बताइए कौन सी उत्तरदायी होती है, बता दीजिए? तो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे, 92 सवाल आपके स्क्रीन पर है, चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो ध्वनि का प्रवर्तन पर ही करता है, ध्वनि का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। 93 सवाल देखें। 93 है, वे धातुएं या वस्तुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम सोनरस बोलते हैं, उन्हें हम सोनरस बोलते हैं या ध्वन्यात्मक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सोनरस बोलिए, सोनरस लीजिए याद करने के लिए। चलिए 94 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 94 है कि सितार वाले वाद्य यंत्र जैसे सितार या गिटार से उत्पन्न संगीतमय ध्वनि की गुणात्मक या गुणवत्ता जो होता है या स्वर किस पर निर्भर करता है, बता दीजिए? तो आप बता दीजिएगा, ध्वनि के तरंग के रूप में ही काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, उसका बी आंसर होगा। 95 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 95 क्या है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति आने और जाने वाले ट्रेन की सीटी सुनता है और उस ट्रेन आने पर सीटी की आवाज कैसी सुनाई देती है, ये अगर पूछे तो आपको बताना है उच्च पिच या उच्च तरत्व सुनाई देता है। उच्च पिच मतलब उच्च पिच की सीटी सुनता है, जिसे डॉपलर के प्रभाव के कारण ये होता है। या देखिए सिद्धांत दिए थे। चलिए 96 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति या वेग अधिकतम होता है? ध्वनि के वेग और गति अधिकतम होता है तो स्टील में चले जाइए, ठोस होता है इसलिए ज्यादा होता है। 97 सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने शिकार को पकड़ने या मार्ग ढूंढने के लिए पार्श्व ध्वनि का उपयोग करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है, बता दीजिए? तो हम जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से, चमगादड़। क्या करता है? चमगादड़ ही तो करता है। आगे बात करते हैं, 98 सवाल आपके स्क्रीन पर है, विभिन्न माध्यमों से या विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के प्रसार को किस रूप में देखा या समझा जा सकता है? तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के प्रसार को किस रूप में देखा या समझा जा सकता है, बता दीजिए? तो हम बताएंगे घनत्व या प्रेशर के रूप में देख सकते हैं, घनत्व और प्रेशर के रूप में हम देख सकते हैं। ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। माध्यम जो है घनत्व हो या दबाव में भिन्नता के रूप में हम समझ सकते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 99 सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि तरंग जो होती है या तरंगों एक यांत्रिक तरंग है जो निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में नहीं कर सकती है, वैक्यूम में नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आपके अनुसार पूछे, किसी माध्यम या निकाय द्वारा ध्वनि तभी उत्पन्न करती है जब वह पिंड क्या करती है, बता दीजिए? कंपन कर रहा हो, कंपन करता हो,
या कर रहा होता है। 101 प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ध्वनि तरंग साउंड वेव से संबंधित नहीं है? कौन सा जो है साउंड से संबंधित नहीं है, बता दीजिए। तो हम जानते हैं कैंडला साउंड से संबंधित नहीं है। 102 प्रश्न आ गया आपके सामने कि वर्ष के किस मौसम में, वर्षा के किस मौसम या परिस्थिति के दौरान ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ अधिक समय लगता है? बताइए, वर्ष के किसी मौसम में या किस मौसम या परिस्थिति के दौरान ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ अधिक समय लगता है? तो इसका कारण है सर्दियों के दौरान अधिकतम रहता है, याद रखिएगा। तो सर्दियों के समय ज़्यादा दिक्कत होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कम तापमान से ध्वनि का वेग घट जाता है, जिससे समय अधिक लगता है पहुँचने में। अगर मान लीजिए 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस के माध्यम में ध्वनि का वेग न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है? किसमें सबसे कम होता है, बता दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए, 104 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बता दीजिए कि यदि वायु में ध्वनि का वेग घटता है तो वायुमंडलीय परिस्थिति जो होते हैं में क्या बदलाव हो रहा होता है? बताइए, वायुमंडल में अगर ध्वनि का वेग घट गया तो वायुमंडलीय परिस्थिति जो होता है, वायु में जो ध्वनि का वेग घटेगा तो वायुमंडल में क्या होगा, क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, बताइए तो हम जानना चाहते हैं। तो हम उसको तापमान में कमी के साथ बताएंगे। तापमान में कमी, तापमान का घटना, याद रखिएगा। 105 प्रश्न क्या है, बताइए। 105 प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम से में जो है सबसे तीव्र से यात्रा करती है? सबसे तीव्र यात्रा करती है, बता दीजिए। 105 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ठोस में सबसे तीव्र करती है ध्वनि। चलिए, 106 प्रश्न है। 106 प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति या वेग निम्नलिखित में से किस कारक के परिवर्तन में से पूरी तरह अप्रभावित रहता है? अप्रभावित रहता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, याद रखना है। चलिए, 107 प्रश्न क्या है, बता दीजिए कि वर्षा और बादलों के दिनों में ध्वनि सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देता है? अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देता है? तो नम हवाओं में ध्वनि तेजी से यात्रा करती है। तो नम हवाओं या आर्द्र में ध्वनि का वेग शुष्क हवा से तेज होता है। 108 प्रश्न क्या है? 108 प्रश्न है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण मुख्य रूप से प्रभावित होता है? वायु के तापमान में निम्नलिखित में से ध्वनि का कौन सा गुण मुख्य रूप से प्रभावित होता है, बता दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तापमान से वेग बदलता है और आवृत्ति स्थिर रहती है, इसलिए तरंगदैर्घ्य बदलती है। अगर 109 प्रश्न की बात करेंगे, 109 है कि यदि पृथ्वी पर किसी स्थान पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर मौजूद लोगों को जो है इसकी आवाज कितने समय बाद सुनाई देगी, बताइए। तो याद रखिएगा, इसकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी। याद रखिए, आवाज सुनाई ही नहीं सकता, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में फूटेगा तो। 110 प्रश्न क्या है, बता दीजिए। यदि ध्वनि तरंग 250 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करता है तो उसकी आवृत्ति जो है 400 हर्ट्ज, तो उसकी समय अवधि जो टाइम पीरियड की गणना करना है, तो टाइम पीरियड की गणना कीजिए। अगर 400 हर्ट्ज है तो गणना करना है तो आपको 0.008 होगा, सेकंड हो जाएगा, याद रखना है। समझ गए? क्या समझे? तो याद रखिएगा, अगर आपको निकालना है तो टी बराबर निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है? टी बराबर निकाल दीजिए, 1/v निकाल दीजिए। 1/v कितना है? 400 हर्ट्ज है, आप जानते हैं 400 हर्ट्ज है। और इसको अगर भागा दीजिएगा 1 से तो 0.0025 आ जाएगा। और चूंकि नहीं बल्कि 005 का सुधार कर पुस्तक मूल्य जो है अगर इसको करेंगे, अगर मान लीजिए, तो हमारा 0.008 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? 250 है ना, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए। और ये आपका 400 2500। चलिए वो सब छोड़िए। 111 प्रश्न है कि यदि किसी 5 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली ध्वनि तरंग की गति 360 मीटर सेकंड है, ठीक है? तो इसकी आवृत्ति जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो हम जानते हैं कि इसका कुछ नहीं करना है, 72 हर्ट्ज आएगा, क्योंकि आप 360 को भाग दीजिए 5 से तो आ जाएगा 72। वेव बटा तरंग दैर्घ्य, तभी तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी। चलिए, 112 प्रश्न आ चुके हैं। 112 प्रश्न है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल जो होता है 0.01 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति जो होती है, हर्ट्ज जो होती है, कितना होगा, बताइए। तो इसका हर्ट्ज जो है 100 होगा, ये हम जानते हैं, 100 हर्ट्ज होगा, ये हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। चलिए, 113 प्रश्न की बात करते हैं। 113 प्रश्न का बात करेंगे तो 113 प्रश्न बताइए क्या हुआ। तो देखिए, एक जहाज का सोनार
एक जहाज का सुनार 1500 मीटर सेकंड की गति से ध्वनि तरंगे भेजता है, 1500 मीटर सेकंड से, ठीक है। यदि जो तरंगे होती है समुद्र तल से टकराकर 4 सेकंड में वापस आती है, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में वापस आती है, तो समुद्र की गहराई मीटर जो है ज्ञात कीजिए। तो मीटर ज्ञात करना है, बताइए। तो हम जानना चाहते हैं, बताइए। तो 3000 मीटर होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा बता देते हैं कि 1500 गुने 4 बटा 2 से कीजिए, ठीक है। 2 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3000 आ जाएगा, याद रखिए। और बाद में बताएंगे डिटेल। आगे खत्म करते हैं मॉक टेस्ट। 120 क्वेश्चन है। 114 प्रश्न है। एक औसत और स्वस्थ मानव कान के लिए न्यूनतम श्रव्य ध्वनि का दाब स्तर कितना होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए? तो 0.0002 एमयू बार होना चाहिए। चलिए, 115 प्रश्न है कि यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व का जो है 16 गुना है, कितना है? 16 गुना है, तो उनके संबंधित माध्यमों में ध्वनि का वेग का अनुपात कितना होगा? तो 16 है, तो 16 मतलब 4 1 होना चाहिए, क्या लगता है? तो 16 है तो 1 और 4 होना चाहिए, क्योंकि रूट में 1/16 होगा, तो 1/4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, 116वां प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? बता दीजिए कितनी होगी? जानना चाहेंगे? तो आप सोच लीजिए कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 498 मीटर सेकंड हो जाएगा। 107 प्रश्न है 17 प्रश्न है। एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और प्रावर्तक बाधा या दीवार के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। यही क्लियर है। तो ये नलिन अकाडमी पे आप देख रहे हैं, नलिन अकाडमी का चैनल पर देख रहे हैं, और नलिन अकाडमी का नेक्स्ट टॉपिक है उष्मा, हीट। इसमें भी आपको लगभग 100 से 120 क्वेश्चन होंगे, अवश्य हैं, देखेंगे। और इसका नेक्स्ट पीडीएफ भी तुरंत आएगा, जल्द ही खत्म किया जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।